नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 1 लीटर पानी से एक पूरा पौधा पनवा दिया है। इन्होंने अब तक 50,000 से ज़्यादा ऐसे पौधे पनपा रखे हैं, जिसके लिए इनको राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्मश्री घोषित भी किया जा चुका है। ये हैं ग्राम दांता, जिला सीकर, राजस्थान के निवासी सुंडाराम जी। प्रगतिशील किसान सुंडाराम ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं जो अपने भरे पूरे परिवार के साथ मिलकर कृषि के अंदर नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ये अपने मेहनत और लगन से 1 लीटर पानी से पेड़ लगाकर राजस्थान को तो हरा भरा कर रहे हैं, साथ ही कम पानी कई किस्मों का विकास भी कर रहे हैं, जो राजस्थान एवं शुष्क प्रदेशों के लिए वरदान साबित होगी। इस कार्य के लिए इनको अपना पूरा संयुक्त परिवार सहयोग कर रहा है। इन्होंने अपने खेत में कम पानी का उपयोग कर अनार का बाग लगा रखा है। ये बरसात का पानी इकट्ठा कर अपने खेत में पेड़ पौधों में उपयोग करते हैं। उन्होंने अब तक बरसात के पानी से ही अपने खेत एवं आसपास में 50,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। ये हमारे देश के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनकी पेड़ लगाने की तकनीक से प्रेरित होकर राजस्थान ही नहीं, देश भर के किसान पेड़ लगा रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुंडाराम को इस कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। तो आइए मिलते हैं प्रगतिशील किसान सुंडाराम जी से। नमस्कार सुंडाराम जी। नमस्कार सुंडाराम जी, आप सबसे पहले हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि किस तरह से आपको ये जो तकनीक है 1 लीटर पानी से पौधा पनपाने की, इसका विचार कैसे आया? मैंने 1982 में एक यंग फार्मर्स ट्रेनिंग कोर्स था पूसा फार्म नई दिल्ली में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने वो उस समय ये देखा कि जो ड्राई फार्मिंग टेक्निक है वो कैसे की जाती है। तो ड्राई फार्मिंग टेक्निक में क्या होता है, फसलों को बरसात के पानी की जो नमी है उसी का संरक्षण करके और उस पर खेती की जाती है। अब राजस्थान में तो बरसात इतनी कम होती है कि उसमें बरसात की फसल के लिए वो पानी पर्याप्त नहीं रहता है। तो सर्दियों में जो ड्राई फार्मिंग टेक्निक है वो यहाँ आमतौर पे नहीं होती है। तो मैंने ये सोचा कि इस टेक्निक को हम क्यों नहीं पौधों पे अप्लाई किया जाए, क्योंकि पौधों को तो बहुत थोड़ा पानी चाहिए और पौधों की जड़ें भी गहरी होती है। तो यहाँ शायद ये टेक्निक सक्सेस हो सकती है। तो इसलिए मैंने जो यहाँ इस टेक्निक का शुरू किया। जैसे ही पहली मानसून बरसता है और घास उग जाता है, तो उस मानसून की पहली अच्छी बरसात के बाद में हम एक गहरी जुताई कर देते हैं जिस खेत में हमें पौधा लगाना हो, और उस खेत को पड़ा रहने देते हैं। तो मानसून का पानी बरसता रहता है और अवशोषित होता रहता है। इसके बाद में जब लास्ट मानसून आता है, यानी राजस्थान में आमतौर पर सितंबर का पहला पखवाड़ा है, उसमें आखिरी मानसून आता है और फिर चला जाता है। तो आखिरी मानसून के बाद में एक गहरी जुताई और कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बची कुची खरपतवार भी नष्ट हो जाती है और ज़मीन की ऊपरी सतह जहाँ तक हमने गहरी जुताई की है, लगभग 1 से 1.5 फीट की, वहाँ तक कोई भी कैपिलरी जो है वो नहीं रहती है। और उसके बाद में हम पौधा लगाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। ये जो तकनीक है ये सिर्फ अपन बड़े पौधों पर ही प्रयोग में ला सकते हैं या इसको फसली पौधों पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है? अगर हम फसलों पे भी प्रयोग करें तो उसमें कम पानी में काम चल जाता है। किसानों से बहुत काफ़ी संपर्क में हूँ मैं, तो किसानों का ये कहना है कि हमें रिटर्न क्या मिलता है, क्योंकि किसान अपने खेत में जब पौधे लगाता है और ट्रैक्टर से जब बुआई करता है तो अड़चन डालते हैं, तो वो क्या करता है कि अगर पौधे लगाता है तो वो फिर पौधों से आमदनी चाहता है। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, देसी बेर है, आंवला है, या कैरुंदा है, या सेंजना है। ऐसे 4-5 तरह के पौधे इस तरह के हैं कि जिनको हम लगाकर और एक नियमित आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ में हम इन पेड़ों के नीचे खेती भी कर सकते हैं। आपने जो 1 लीटर पानी से पौधे पनपाए उनकी संख्या 50,000 से भी अधिक है। तो आपने वो पौधे कहाँ कहाँ लगाए हैं, आपके इस गांव में और गांव के अलावा भी कहीं पे? देखो, इस गांव में तो लगाए ही हैं मैंने, अपने खेत में आसपास के किसानों के वहाँ तो लगाए ही हैं। बाकी पंचायतों की ज़मीन पे जहाँ भी सार्वजनिक जो जगह थी वहाँ हमने इसको लगाने की कोशिश की और सब जगह ये पौधे जो हैं वो काफ़ी सफल रहे। सुंडाराम जी, आपने इस तकनीक से जो पौधे लगाए हैं, तो अपने स्वयं के जो खेत हैं आपके, उसमें आपने कौन कौन से पेड़ लगाए हैं? बेर, सेंजना, आड़ू, नीम, रोहिड़ा, इन तरह के पौधों को मैंने लगाना शुरू किया है। मैंने थोड़ा सा खेती और पेड़ दोनों साथ इस हिसाब से इनको एडजस्ट किया है कि थोड़ा जो लाइन से लाइन की दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा रखी है। यानी आमतौर पे 5 मीटर रखी जाती है, तो मैंने 7 मीटर रखी है, ताकि बीच में जो जगह है उसमें खेती की जा सके।
आपने यहाँ रोहिड़ा की बात की। रोहिड़ा जो है राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो रोहिड़ा की जो लकड़ी होती है वो भी बहुत महंगे दामों में बिकती है। तो रोहिड़ा के बारे में बताइए, क्या रोहिड़ा को कोई भी किसान लगा सकता है और उससे अच्छी आय प्राप्त कर सकता है? देखिए, रोहिड़ा के बारे में एक ये धारणा बनी हुई है कि ये बहुत धीरे बढ़ता है और पनपता नहीं है। ये तो कोई नेचुरल होता है, वही पौधा पनप सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रोहिड़ा भी उतनी तेज़ी से बढ़ सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने रोहिड़ा के पौधे लगाए थे, वो उतने ही तेज़ी से बढ़े जैसे और पौधे बढ़ते हैं। और ये बहुत महंगी लकड़ी है। सागवान के भाव इसकी लकड़ी 1500 रुपये घन के आसपास है। सिर्फ इमारती लकड़ी का ही नहीं है, इससे बहुत बड़े उद्योग धंधे पनप सकते हैं। बहुत ही सूखा सहन कर सकता है और राजस्थान के हर हिस्से में इसको लगाया जा सकता है। प्रगतिशील किसान सुंदरराम जी आज राजस्थान प्रदेश के अंदर एक नई क्रांति लेकर के आए हैं। 1 लीटर पानी के पौधे से आज ये पौधों को पनपा रहे हैं और इस तकनीक का प्रयोग पूरे राजस्थान प्रदेश के किसान कर रहे हैं। ऐसे ही किसान श्रीराम स्वामी जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। तो चलिए पूछते हैं श्रीराम स्वामी जी से। स्वामी जी, आपने इस तकनीक का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं? 1 लीटर पानी से पौधों की तकनीकी जो सुंदरराम जी ने हमें बताई, उससे हमने आड़ू, खेजड़ी, रोहिड़ा बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं और आसपास के किसान इनसे बहुत लाभान्वित हुए हैं। एक हमारे जलग्रहण समिति है, उसमें मैं सचिव भी रहा हूँ और सुल्यावास ग्राम में उस समिति के तहत कम से कम 2 हेक्टर में ये आड़ू, रोहिड़ा, झाड़ी ऐसे पौधे लगाए हैं। वो 100% सक्सेसफुल है और इससे आमदनी खेजड़ी से, आड़ू के पत्ती से, झाड़ियों से, इनसे जो किसान को इनकम होती है वो बिना पानी के एक बार 1 लीटर पानी के बाद में कोई पानी नहीं देना पड़ता है। और हमारे इस एरिया में वैसे पानी है ही नहीं, जलस्तर बहुत नीचा चला गया है। उस हिसाब से भी यहाँ के किसानों के लिए ये वरदान सिद्ध हुई है। पूरी तरह से ये बरसात के ऊपर आधारित है ये बगीचा। कोई बाढ़ का स्रोत नहीं है, कोई नहर का नहीं है, कोई कुएं का नहीं है, कोई ट्यूबवेल का नहीं है। जो भी पानी है वो सारा बरसात का है, उसी से ये इतने अच्छे फल लगे रहे हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। प्रगतिशील किसान ने अपने खेत में अनार का बाग बरसात का पानी इकट्ठा कर कम पानी का उपयोग कर लगाया है, जो इनके आमदनी का बहुत अच्छा जरिया है। जब बरसात होती है तो ये अपने अनार के बगीचे के बीच में मल्चिंग लगाकर पानी का हौज भर लेते हैं। इसी पानी का उपयोग अनार के बगीचे में करते हैं। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सुंदरराम जी ने 1 लीटर पानी से एक पौधे को पूरा जीवन पर्यंत पानी देते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अनार का बहुत बड़ा बगीचा लगा रखा है, जिसमें बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसकी सिंचाई करते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा नवाचार है कि जहाँ पर पानी की बहुत कमी है वहाँ पर एक रसीले फल जो कि अनार है उसको लगाना। तो हम ये सब जानते हैं हमारे सुंदरराम जी से। सुंदरराम जी, राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, आपने देखा, और आप किस तरह से आपने बहुत बड़ा यहाँ पर बगीचा लगा रखा है। तो हमारे किसानों को बताइए कि किस तरह से आप इसको यहाँ पर लगा रखा है। देखो, पानी की कमी में जिस तरह से मैंने 1 लीटर पानी में पेड़ लगाए थे, उसी तरह से जो ज़मीन की नमी है बरसात वाले पानी की, वो हम उसी टेक्निक से रोक सकते हैं। कैसे? इस पूरे बगीचे को एक तो बिल्कुल खरपतवार मुक्त रखते हैं और ऊपर से ज़मीन को निराई गुड़ाई करते रहते हैं। तो एक तो बरसात की नमी ज़मीन में ही रुक जाती है। तो पूरी तरह से ये बरसात के ऊपर आधारित है ये बगीचा। कोई बाढ़ का स्रोत नहीं है, कोई नहर का नहीं है, कोई कुएं का नहीं है, कोई ट्यूबवेल का नहीं है। जो भी पानी है वो सारा बरसात का है, उसी से ये इतने अच्छे फल लगे हुए हैं। और इस पूरे बगीचे में मैं पूरी तरह से देसी खाद काम में लेता हूँ, कंपोस्ट, और उससे भी जो है वो जल संरक्षण में सहायक होती है, नमी उसमें संचित रहती है। आप जो इस पौधे के अंदर जो पानी एक मैनेजमेंट के तहत दे रहे हैं, उस मैनेजमेंट को अगर हम गड़बड़ाते हैं या कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या पैदावार पे फ़र्क पड़ता है? कम या अधिक देने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी अगर देते हैं
तो फिर पौधे की पैदावार ज़्यादा हो जाती है और उससे फल की जो पैदावार है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो पौधा बढ़ने में ज़्यादा अपनी एनर्जी है वो खर्च करता है। तो उससे बहुत ज़्यादा पानी तो इस पौधे को देना ही नहीं चाहिए। हाँ, बस कमी महसूस नहीं होनी चाहिए पानी की कि ये पौधा कोई कमी महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी पौधा नॉर्मल रहना चाहिए, तो फिर वो कम पानी जितना उसमें कम पानी दे सकें उतना ठीक है। सुंदराम जी, आपने इतना अच्छा जो बगीचा लगा रखा है, इसके अंदर आपको जो फल हैं आपके इतने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर मैंने देखा, तो इनकी सुरक्षा आप कैसे करते हैं? देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा तो तोता नुकसान पहुँचाता है, चिड़िया वगैरह नुकसान नहीं पहुँचाती जी। चिड़िया तो कोई फल किसी का खाया हुआ है तो उसमें वो ले लेती है। तो तोते के लिए तो हमें ये प्लास्टिक का जाल लगाना, ये वाला जो जाल है ऊपर। और दूसरा है कि जो नील गाय होती है वो बहुत मजबूत पशु होता है, तो वो किसी भी तरह से अंदर घुस जाता है, तो उसके लिए हमें जालीदार लोहे की जालीदार फेंसिंग की हुई है चारों तरफ। एक समस्या हो रही है, जो गिलहरी होती है वो खाती है इसको, अच्छा, बहुत खा जाती है, और एक बार खाने के बाद वो दूसरी बार आती है तो दूसरी को खाती है, उसको नहीं खाती। तो हम क्या कर रहे हैं, अब करेंगे वो काम, अब खाना शुरू करेगी जैसे ये पकता है तो जो जितने भी चारों तरफ पेड़ हैं दूसरे वनीय पौधे जो भी इस खेत के चारों ओर, उसमें पेड़ के चारों ओर हम प्लास्टिक लपेटेंगे। तो प्लास्टिक जब लपेट देंगे तो उससे क्या होगा कि वो गिलहरी ऊपर चढ़ नहीं पाएगी। अच्छा, पेड़ के ऊपर हाँ, नहीं चढ़ पाएगी। और पेड़ पे चढ़ भी नहीं पाएगी तो वो रह नहीं पाएगी जी। तो वो रहने के लिए दूर चली जाएगी और हमारा ये बगीचा बच जाएगा, और वो हम इस तरह से उसका बचाव करते हैं। अभी अपने जो बगीचे हैं मैंने देखा बहुत अच्छा है, इसमें अपन कितना उत्पादन ले पा रहे हैं अभी हम ये आप देखो, पिछले साल तो लगभग कोई 4 लाख के आसपास था, लेकिन अगर इस साल ये जैसा दिख रहा है वैसा आगे तक फलीभूत होता है तो ये 1.5 गुनी पैदावार, पिछले साल से 1.5 गुनी पैदावार 6-7 लाख रुपए का हो सकता है। और अभी इनको बढ़ने में कितना समय लगेगा? अभी 2 महीने और लगेंगे। देखिए, अभी तो बहुत छोटे छोटे से हैं ये। हाँ, तो इनको अभी कितना छोटे हैं, 2 महीने और लगेंगे। 2 महीने में ये बगीचा तैयार हो जाएगा, और ये जून का महीना चल रहा है और जुलाई और अगस्त में ये शुरुआत हो जाएगी, तो 1 महीने चलेगा वो, और 1 महीने में ये हार्वेस्ट हो जाएगा। अभी जो शुरू में जो फल लगे थे वो करीब 200 ग्राम से को पार कर गए हैं, तो ये ऐसा मुझे लगता है कि एक फल 300 ग्राम तक जा सकता है। तो 300 ग्राम एवरेज होता है तो बहुत अच्छी पैदावार मानी जाती है और क्वालिटी भी अच्छी मानी जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने में ये सारे तैयार होते हैं। प्रगतिशील किसान सुंदराम जी ने किस तरह से 1 लीटर पानी से अपने पौधों को पनपाया है। बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं इन्होंने, उसके अलावा बहुत कम पानी से यहाँ पर इन्होंने अनार के बगीचा लगा रखा है। अब हम जानते हैं उस विधि को कि किस तरह से इन्होंने 1 लीटर पानी से पौधे को पनपाया है। तो चलिए आइए जानते हैं वो विधि। सुंदराम जी, हमारे किसान भाइयों को आप वो विधि बताइए जिस विधि से आप उस पौधे को लगाते हैं जिसको सिर्फ 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले 2 जुताई करते हैं, पहली बरसात के बाद में, आखिरी बरसात के बाद में, तब आखिरी बरसात के बाद में दूसरी जुताई कर लेते हैं। तो उसके बाद में जब हम पौधा लगाते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमने जुताई की हुई ज़मीन है उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत ऊपर सूखी रेत है तो उसको हम हटा लेते हैं, और उसके बाद में खुरपी लेके और 1, 3 या 4 इंच इतना लंबा चौड़ा खड्डा खोदते हैं। जब ये खड्डा खुद जाता है तो हम एक पौधा लेते हैं। वो पौधा में लेने में सबसे बड़ी सावधानी यह है कि एक तो 1 फीट का हो और दूसरा इस पौधे में पूरी नमी हो। और जब खड्डा खोदते हैं तो तुरंत उस नमीयुक्त पौधे को हम लगाने की जो है वो प्रक्रिया शुरू करते हैं। और जब पौधा रखते हैं हम, और उसके ऊपर हम 2 इंच मिट्टी और डाल देते हैं। अब क्या करते हैं कि जब ये पौधा लगा देते हैं तो हम केवल इसमें 1 लीटर पानी इसमें डाल देते हैं, और 1 लीटर पानी डालने के बाद में 2 या 3 दिन बाद में जब इसकी गड्ढे की ऊपरी पपड़ी सूखने लगती है तो उस समय इसे निराई गुड़ाई कर देते हैं ताकि इसकी नमी हमेशा बनी रहे। फिर उसके बाद में कुछ नहीं करना है। आपने जो 1 लीटर पानी है वो एक साथ डाला, और अभी ये जो तपती दोपहरी है, ऐसे में पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा, तो क्या इसको आगे पानी जब तक की बारिश नहीं होगी तब तक कोई किसी तरह का पानी नहीं चाहिए इसको? देखिए क्या होता है कि जब हम पानी इसमें डालते हैं तो इसकी जो जड़ें हैं वो 1.5 फीट गहराई पर है, पौधे की जो जड़ें हैं, क्योंकि 1.5 फीट गहरा गड्ढा होता है। और ये जो ज़मीन है वो निराई गुड़ाई की हुई ज़मीन सूर्य की किरणों से ज़्यादा 6 इंच सूखेगी, 6 इंच से ज़्यादा साल भर में नहीं सूखेगी। और इसकी जो जड़ें हैं
वो नमी की ओर बढ़ेगी। नमी नीचे ज़्यादा है तो जिस गति से ऊपर से ज़मीन सूखेगी उससे तेज़ गति से ज़मीन में जड़ें अपने आप नीचे की ओर चली जाएंगी और पौधे को कभी पानी की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ज़मीन में पानी बहुत है, केवल उसको कंजर्व करना है निराई गुड़ाई करके, ऊपरी जगह को पोली करके, या हम वैज्ञानिक भाषा में कहें कि खरपतवार मुक्त होकर और कैपिलरी एक्शन से जो पानी निकल रहे उसको निराई गुड़ाई से बंद करें, तो फिर वो ज़मीन में इतना पानी रहता है कि जितना हम बाहर से नहीं दे सकते, ड्रिप से भी नहीं दे सकते, इतना पानी होता है और वो पौधा इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि हम किसी भी साधन से वो पानी देकर भी उतना नहीं बढ़ा सकते। हमारे किसान भाइयों को जो ये पौधा लगाना चाहिए इस तरह से, इस तकनीक से, वो कौन से मौसम में लगाना चाहिए या कौन से माह में लगाना चाहिए? देखिए, ये जो भी पौधे हम पहले लगाते आए हैं वो बरसात में लगाते हैं और इस तरह की तकनीक में बरसात निकलने के बाद में पौधा लगना चाहिए। हम एक साधारण बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर बरसात में पौधा लगा है तो वो पानी पीकर पानी पीने का आदी हो जाएगा और वो फिर बरसात चली जाएगी तो उसको या तो पानी दो या वो फिर पानी की कमी से पौधा मर जाएगा। और हमारी जो तकनीक है वो बरसात निकलने के बाद में लगाते हैं तो उसमें ये नौबत ही नहीं, उसकी पानी पीने की आदत ही नहीं होती है, उसकी जड़ें अपने आप उस तरफ विकसित हो जाती है जिस तरफ नमी है और नमी ज़मीन के नीचे ज़्यादा होती है तो वहीं वो जड़ें चली जाती है और उसके बाद में पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती और इस तकनीक का पौधा जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है पानी देने वाली तकनीक से। सुंदराराम जी ने 1 लीटर पानी से जो पौधे लगाए थे आज वो पेड़ बन चुके हैं। हमारे बीच आज हैं राजस्थान सरकार के सहायक कृषि अधिकारी रामचंद्र पोरवाल जी। तो चलिए आइए जानते हैं इन्हीं से कि ये विधि कितनी कारगर है और किसानों के लिए किस तरह से लाभदायक रही है। नमस्कार पोरवाल जी। पोरवाल जी, हमारे किसानों को बताइए कि किस तरह से इस विधि का उपयोग यहाँ पर आसपास के गाँव वालों ने किया है और ये कितनी लाभदायक है किसानों के लिए। धन्यवाद साहब। कृषि विभाग की ओर से आपका इस दाताराम तहसील में स्वागत है। हम सुंदराराम जी के फार्म पे खड़े हैं। इन्होंने ये 1 लीटर तकनीक से जो पौधे लगाए हैं ये बहुत ही कारगर हुए हैं और 50-60 हज़ार करीब पौधे इन्होंने लगा दिए हैं और सब सर्वाइव कर रहे हैं, पेड़ बन चुके हैं। मैंने भी विजिट किया है, फील्ड में जाते हैं, बहुत अच्छी तकनीक है और किसान इसको अपना भी रहे हैं। वाटर से डिपार्टमेंट द्वारा भी पिछले 2-3 साल में खूब पौधे लगाए हैं, वो भी बहुत अच्छे पनप रहे हैं और जहाँ मैं जाता हूँ मैं भी उनको किसानों को यही सलाह देता हूँ कि आप भी श्री सुंदराराम जी की जो तकनीक इन्होंने अपनाई है उसको अडॉप्ट करें, उसको अपनाएं और ये पौधे लगाएं। तो इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है और कपास है और इसमें कोई रोग नहीं लगता, इसमें कोई भी तरह का बीमारी नहीं लगती और कीट भी नहीं लगता। तो ये काफ़ी अच्छी है और चलती रहती है। एक बार बीज बोने के बाद में 20 साल तक ये बीज चल सकता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। प्रगतिशील किसान सुंदराराम कम पानी में पेड़ एवं फलदार बाग लगा तो रहे हैं, साथ ही फसलों की कई ऐसी किस्मों के बीज का विकास भी कर रहे हैं जो कम पानी में गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन दे सके। किसान को जब भी फसल उत्पादन होता है उसमें बीज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज जितने नवाचार कृषि अनुसंधान केंद्रों में चल रहे हैं जिससे नए नए तरीके के बीज उत्पादन हो रहा है, इसी तरह की नई किस्में हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं सुंदराराम जी वो भी बना रहे हैं। तो हम चलिए आइए जानते हैं कि किस तरह से सुंदराराम जी बीजों की नई किस्में तैयार कर रहे हैं और किस किस तरह के बीज वो बना रहे हैं। सुंदराराम जी, आपने बहुत सारे नवाचार के द्वारा आपने नए नए किस्मों के बीज आपने किए हैं, तो कुछ बताएंगे हमारे किसान भाइयों को? मैं इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस जो नई दिल्ली में हुआ था विज्ञान भवन में, उसमें मैंने हिस्सा लिया था और मेरा वहाँ प्रेजेंटेशन था। तो वहाँ उस प्रेजेंटेशन के बाद में एक कनाडा की संस्थान इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, उन्होंने कहा कि आप जो भी देशी बीज हैं वो
उसका कलेक्शन करिए और उसका अध्ययन करके उसको संरक्षित करें। उन्होंने ये इसलिए कहा कि मैंने कुछ बीज उससे पहले ही तैयार कर दिए थे और वो बीजों का संरक्षण करके उनकी बहुत अच्छी गुणवत्ता थी। तो फिर मैं जो राजस्थान में 15 प्रमुख फसलें होती हैं उनकी 700 से अधिक प्रजातियाँ इकट्ठी की, हर एक फसल की, और वो सब किसानों के खेतों से जो देसी किस्म बो रहे थे, कभी उन्होंने बीज बाजार से नहीं लिया था, ऐसे किसानों की बहुत सारी किस्में यानी 700 से अधिक प्रजाति की किस्में इकट्ठी की और उनका जब करेक्टराइजेशन किया, पूरा अध्ययन किया, तो ऐसा पाया गया कि हर एक फसलों में कोई न कोई किस्म ऐसी थी जो विकसित किस्मों के आसपास पैदावार थी, लेकिन उनमें उसके साथ में कुछ गुणवत्ता ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा और किस्मों से ज़्यादा थी। जैसे ये कपास है, ये कपास ऐसी है कि इतना सूखा सहन करती है कि आप ये देखो नीचे घास है वो जला हुआ है, पानी की कमी से जला हुआ है, दूब बहुत हार्ड पौधा माना जाता है वो भी जला हुआ है, बाकी सारे खरपतवार जले हुए हैं, लेकिन ये हरा है। तो इसका मतलब ये है कि इतना सूखा सहन कर सकती है कि हम कहीं भी इसको बो सकते हैं, कहीं भी इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार पौधा इसको बो दें 20 साल तक ये चलता रहता है। तो ऐसी किस्में एक आश्चर्यजनक किस्में उसमें हमें मिली। आप कपास के अलावा और किस किस किस्म के बीज यहाँ पर तैयार कर रहे हैं? यानी कपास के अलावा जो बीज तैयार किया है वो है काबली चने का। काबली चने का जो बीज तैयार किया गया है वो उसका दाना बहुत मोटा है, भारी है, 1000 दानों का वजन 500 ग्राम है और उसकी पैदावार बहुत अच्छी आई है हर जगह। और जो मैंने बताया ना 700 से अधिक प्रजातियां जो इकट्ठी हुई, उन प्रजातियों को करेक्टराइजेशन करने के बाद में जो कृषि विश्वविद्यालय है उनके जो बीज के संरक्षण के जो केंद्र हैं वहाँ उनको सप्लाई किया और जो अच्छी किस्में थी उनको मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सुंदराम जी, आपने जो ये कपास बोई है, ये सफ़ेद कपास से अलावा मैं देख रहा हूँ कई सारे लाल लाल इसमें फूल लगे हैं, तो ये कौन सी किस्म है कपास की? देखो ये पूरी तरह से देसी किस्म है, ये बहुत सूखा सहन करती है, तो इसलिए मैंने इसको लाकर लगाया और जो परिणाम था वो बहुत अच्छा निकला। अच्छी पैदावार होती है, इसलिए 10-12 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार आसानी से ले सकते हैं और कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको 20 कुंटल कैसे लिया जाए और 20 कुंटल लेने के बाद में इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है और कपास है और इसमें कोई रोग नहीं लगता, इसमें कोई भी तरह का बीमारी नहीं लगती और कीट भी नहीं लगता। तो ये काफ़ी अच्छी है और चलती रहती है। एक बार बीज बोने के बाद में 20 साल तक ये बीज चल सकता है। आपने बताया कि आप इससे अभी तकरीबन 10 क्विंटल से 15 क्विंटल तक आप इसमें से कपास ले रहे हैं, तो इसका जो कपास है वो गुणवत्ता के अंदर किस तरह का है? देखिए, जितना भी अपने मेडिकल साइंस में जितने भी कपास की जो उपयोग होता है वो सारा देसी कपास का होता है और देसी कपास बहुत कम लोग बोते हैं। 90% तो आप ये देखो बीटी कॉटन बो रहे हैं, फिर 10% बचता है, उसमें अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं उनकी वेराइटियाँ हैं वो बोई जा रही है। देसी बहुत कम बोई जा रही है, तो इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो और किसी भी कपास से लगभग 1000 से लेकर 2000 रुपये प्रति कुंटल ज़्यादा मिलता है। तो मार्केट वैल्यू की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सुंदराम जी, आप एक प्रगतिशील किसान हैं, आपने कई सारे नवाचार किए हैं, इनके लिए आपको राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया होगा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको अब तक कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? ICAR ने जो पहली बार शुरू किया गया था जगजीवन राम किसान पुरस्कार, उसको प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद में कृषि मंत्रालय भारत सरकार का चौधरी चरण सिंह कृषि सम्मान और फिर विशेष जो जोर दिया गया वो 1 लीटर पानी से टेक्निक से वृक्षारोपण का था। इन सब बातों को मिलाकर जो भारत सरकार ने फिर ये उचित समझा कि मेरे पास संदेश प्राप्त हुआ 2020 जनवरी में कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। मैं भारत सरकार का इसके लिए बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन किया। सुंदराम जी, जितने भी नवाचार कर रहे हैं, इस तरह की खेती कर रहे हैं, पूरा गांव इनसे प्रेरणा ले रहा है, इसके अंदर इनके परिवार भी सहयोग करता है। चलिए आइए जानते हैं उनके बेटे नरेंद्र और उनके जो भतीजे हैं मनीष जी से कि किस तरह से परिवार में उनकी सहायता करते हैं। मनीष, किस तरह से आप ताऊ जी की हेल्प करते हैं कृषि के अंदर? हम जो ट्रायल रखते हैं, जो हमारी क्रॉप्स जो ले रखी है सुंदराम जी ने, उन क्रॉप्स में जो हम स्प्रे करवाना, उनको मेंटेनेंस करना, मेंटेन रखना, उन सारी चीज़ों में हम उनकी हेल्प करते हैं। साथ ही उनसे हम हमेशा इंस्पिरेशन भी लेते रहते हैं। वो हमारे आइडियल पर्सन है। उन्हीं के बेसिस पे मैंने BSc एग्रीकल्चर लिया और उसी के आगे हम फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं आगे जा रहा हूँ और हम उसी के साथ जो हम उनके पच्चीनों पे चल रहे हैं और उन्हीं के काम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पूरा परिवार हमारा सहयोग करता है।
नरेंद्र भैया सहयोग करते हैं, जो मनोज भैया हैं, हम सारे मिलकर सब उनका सहयोग करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से सुंदराम जी का पूरा परिवार उनकी मदद कर रहा है। यहाँ पर सुंदराम जी नई नई किस्मों का नवाचार कर नई नई किस्मों के बीज पैदा कर रहे हैं। उसके अलावा ये 1 लीटर पानी से पौधों को उपचार है। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर के नवाचार कर सकते हैं, अलग अलग किस्मों के बीज उगा सकते हैं। उसके अलावा बरसात के पानी को संग्रह आप जरूर से करें, क्योंकि वो आपकी फसलों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह। देख, कुछ भी कर, मुझे पता लगा कर दे उनका। कितने भी हाथ पैर मार ले, उसके हाथ ना कुछ नहीं लगना। आप अपना मुंह बंद रखना। मंगल से मिलो, वही सबसे पुराना मजदूर है यहाँ का। लो बाबूजी, ये यहाँ पर साइन कर दो। बंटवारे तो आदमी के मरने के बाद होते हैं जमीनों जायदादों के। अभी तो मैं जिंदा हूँ आपके सामने। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। हमारे साथ मौजूद है अपराजिता सारंगी जी, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1994 में आई और भरपूर काम किया। करीबन 19 वर्ष अपने राज्य, अपने काडर उड़ीसा में किया और विभिन्न बहुत महत्वपूर्ण पद पदवी पर मैं रही हूँ। 4 जिलों में कलेक्टर थी मैं। उसके अलावा मैं भुवनेश्वर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर रही जी और सेक्रेटरी रही सब जगह। तो बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा काम भी किया, अच्छा रहा, अच्छी अनुभूति रही, बहुत सीखा। और उसके बाद मैं करीबन 5 वर्ष दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर भी मैंने काम किया। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मॉनसून का उठाए लाभ, लगा ले सदाबहार फल बाग, होगा कीटों और रोगों से बचाव। जब मिलेगा कृषि विशेषज्ञों का साथ, देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश। सदाबहार फल बागों का रोपण और देखभाल, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।